कॉमरेड मोहतरम जनाब ज़फ़र कमाली साहब, जनाब मसूद भाई साहब, सलीम रज़ाक साहब, ज़फ़र अहमद सिद्दीकी साहब, जनाब साबिर हुसैन कायम खानी साहब, मेंबर कौमी असम्बली, मोहतरम जनाब राशिद खिलजी साहब, मेंबर सूबाई असम्बली, मोहतरम जनाब नासिर कुरैशी साहब, मेंबर सूबाई असम्बली, मोहतरम जनाब नदीम अहमद सिद्दीकी साहब जो कि हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री के फाउंडर मेंबर भी हैं और हमारा हिस्सा भी है, और आपके साथ आए हुए MQM के दीगर अफसरान, ज़िम्मेदारान, प्रेस, प्रिंटिंग मीडिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे दरमियान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, इसलिए भी हमें इन पर फ़ख्र है कि बुनियादी ये हैदराबाद शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे पहले मुत्तहिदा कौमी मुल्क की तरफ से 2 मरतबा हैदराबाद से MNA मुंतखब हुए हैं, 3 मरतबा हैदराबाद से मुंतखब हुए हैं और इस शहर की नुमाइंदगी करते रहे हैं, तो इन्हें यहाँ के मसाइल का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है। आपकी सरबराही के बाद MQM में एक वाज़ेह तब्दीली देखने में नज़र आ रही है। आपके MPA, MNA हजरात, सेक्टर मेंबर, यूनिट मेंबर अब ताजिरों के साथ बड़े खुले मिले नज़र आते हैं और जो भी कोई मसाइल होते हैं तो वो हमारी एक कॉल के करीब हैं। इन तमाम काविशों का सहरा मैं जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के सर देता हूँ, क्योंकि वो हमेशा हैदराबाद शहर की, कराची की, शहरी इलाकों की हमेशा बात करते नज़र आते हैं। डॉक्टर साहब, आपका ताल्लुक़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह की हैसियत से है। हमारी बात इल्म में है कि आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से काबा राब्ते में रहते हैं, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, वैसे तो मेरा ख्याल है कि तमाम मसाइल आपके इल्म में होंगे, ये MNA हजरात बहुत ज़ोर से इस शहर के लिए कौमी असम्बली के अंदर और सूबाई असम्बली के अंदर हैदराबाद शहर के मसाइल को उजागर करते रहते हैं, मगर कुछ ज़ाती छोटे छोटे मसाइल हैं जिनको मैं समझता हूं कि आपकी ज़ाती दिलचस्पी की बुनियाद पर ये मसाइल हल किए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी आपको बताना ज़रूरी समझता हूं कि हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद का वाहिद डिस्ट्रिक्ट इदारा है जो कासमाबाद, लतीफ़ाबाद साइड और हैदराबाद शहर की नुमाइंदगी करता है। सर, जैसे कि आपके इल्म में है कि वापडा एक बहुत सारे दफ़ा हमारी मीटिंगें हुई है, सलाउद्दीन भाई ने भी फ्लोर के ऊपर बात की है, साबिर कायम खानी साहब ने भी हमने देखा कई दफ़ा बात की है। पिछले दिनों एक हादसा यहाँ हुआ कि एक ट्रांसफार्मर जलने से कुछ बच्चे मर गए, इस बात को भी उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर उठाया है और आपके मुंतखब नुमाइंदों ने हैदराबाद ताजिर बरादरी के साथ बैठकर भी हैस्को चीफ के साथ बहुत दफ़ा मीटिंगें की हैं, मगर उसका रिज़ल्ट 0/0 है। सिर्फ गुफ्तगू होती है और उस पर कोई अमल नहीं होता, क्योंकि कि आपके इल्म में है कि 70 साल हो गए पाकिस्तान को, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ भी लगा हुआ है ये 70 साल 80 साल पुराना है। तो इंजीनियरिंग ज़बान के अंदर ये कहते हैं कि 20 साल के अंदर तमाम चीज़ों को तब्दील करना होता है, मेंटेनेंस होती है। तो मेंटेनेंस के नाम के ऊपर जब कभी होता है तो 12 घंटे या 16 घंटे या 4 दिन की लोड शेडिंग तो होती है, मगर उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर नज़र नहीं आती। उसकी मिसाल इस तरह से भी ले सकते हैं कि कभी भी अगर एक कतरा बारिश का होता है तो एक एक हफ्ते और एक एक दिनों बिजली बंद हो जाती है। तो मेरी आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त तवज्जो की ज़रूरत है। पिछले दिनों हैदराबाद में उमर अयूब साहब तशरीफ़ लाए थे, जिसके अंदर आपके MNA और MP हजरात ने हमारी मुलाकात उनके साथ कराई थी और उन्होंने
बहुत सारी चीज़ें यहाँ वादा किया था, मगर मेरा ख्याल है वो अखबारी बयान तक रह गया। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उन चीज़ों को आप उनको याद दहानी कराएं कि जो आपने हैदराबाद में वादा किया था वो पूरे हो। क्योंकि हैदराबाद के अंदर सर क्रेनें नहीं है। हैदराबाद, पूरे हैदराबाद शहर में एक क्रेन है। अगर एक ट्रांसफार्मर किसी जगह तब्दील करना है तो दूसरी जगह जाने के लिए, इसी तरीके से ग्रेड, उन्होंने ही कहा था कि हर सब डिवीज़न में एक ग्रेड नया अपग्रेड किया जाएगा। सर हैदराबाद में कोई ग्रेड स्टेशन जो है सारे बोसीदा हो चुके हैं, ओवरलोडेड हो चुके हैं। नए ग्रेड लेने के लिए जाएं तो लाखों रुपए और करोड़ों रुपया और बहुत सारी बातें की जाती है। तो मेरा ख्याल है कि 20 साल पहले का या 50 साल पहले का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कम बढ़ गया है। क्योंकि हैदराबाद शहर की आबादी किसी ज़माने में 10 लाख की होती थी, आज 30 लाख से तजावुज़ कर गई है। तो मेरी आपसे बड़ी मोहतरमाना दरख्वास्त है कि ये एक बहुत हैदराबाद शहर का दरीना मुतालबा है जिसके ऊपर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, और आपके तवज्जो से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इन चीज़ों पे थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। सर, जैसे कि आपके इल्म में है कि ये हैदराबाद शहर पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर हुआ करता था। आज इसका नंबर 8वें या 9वें नंबर में है। सही एग्जैक्ट जो साबिर भाई वगैरह बता सकते हैं कि अब तो इस वक्त हम 7वें, 8वें या 10वें नंबर पे हैं। उसकी वजह यह है कि दुनिया के अंदर मराहतें दी जाती है, हमारे यहाँ से मराहतें छीनी जाती है। जिस तरीके से एक रेलवे PIA का ऑफिस हैदराबाद के अंदर रन करता था, वो काफ़ी अरसे से उस वक्त के नाज़िम कमर नबी जमील साहब की बड़ी काविशें और मेहरबानी और हैदराबाद चैम्बर की बड़ी कोशिशों के बाद वो रन हुआ था। और कुछ अरसे के बाद, हालांकि उनके फ्लाइट शेड्यूल भी बेहतर नहीं था, उसके बावजूद वो चल रहा था और उसके अंदर बिजनेस भी ठीक ठाक था। नागुज़िर वजूहात की बुनियाद पर उसे मना कर दिया। सर, जैसे कि आपके इल्म में है कि ये हैदराबाद शहर, ये सब्ज़ी, फल, फ्रूट और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर फ्रेश चीज़ें ले जाने का एक बहुत अच्छा मौका था। उससे कार्गो भी बहुत काम आती थी। मगर इस वक्त PIA कोई बात हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। पिछले दिनों में साबिर कायम खानी साहब और सलाउद्दीन साहब का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि हमारा एक वक्त जो इस्लामाबाद गया, इस्लामाबाद के अंदर इन्होंने हमारे स्पीकर साहब से मीटिंग भी कराई और मुलाकात भी कराई और बड़ी अच्छी गुफ्तगू शरीर रही उनके साथ। फिर एक हमें आलीशान ज़ोराना भी इस्लामाबाद में दिया इन्होंने, जिसके ऊपर मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं साबिर भाई का बेतहाशा शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब आला, उन्होंने अपना काम किया। साबिर भाई वालों ने या सलाउद्दीन भाई ने वहाँ काम करके उन्होंने एक तमाम सेक्रेटरीज़ को लेटर लिखे, मगर उनकी लेटर्स की कॉपी हमारे पास आई, मगर उसके आगे कोई काम नहीं हुआ। सर, एक छोटा सा मुतालबा, असद उमर साहब हैदराबाद आए थे, उनके साथ हमने रखा था कि M9 के नाम पर जो बहुत ज़्यादा हमसे टैक्स लिया जा रहा है, हमें उससे टैक्स से इख्तिलाफ नहीं है। हाईवे के ऊपर अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। एक हॉस्पिटल सुपर हाईवे के दरमियान में होना चाहिए जिससे इंसानी जान का बचत हो। वो किसी के लिए नहीं, हम ये चाहते हैं कि उसके लिए M9 के ऊपर एक कोई हॉस्पिटल होना चाहिए। इसकी वजह से अक्सर वो होते रहते हैं। असद उमर साहब ने मुझे यही कहा था कि जिसका हमने बजट दिया हुआ है सूबाई हुकूमत के पास पड़ा है, अगर हो सके तो ये सारे आपके MNA MP हज़रात मौजूद हैं, इनके सामने जो गुफ्तगू हुई है वो मैं बताना चाहूँगा। सर, गैस का मसला हैदराबाद शहर के अंदर बड़ा गमगीन मसला है। सर, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हैदराबाद में की जा रही है। शहरी इलाकों के अंदर प्रेशर की शिकायत बहुत ज़्यादा है। ये बात के ऊपर बारहा आपके MPA MNA हज़रात निशानदेही करते रहते हैं। हम भी इनके साथ गुफ्तगू शरीद में रहते हैं, बड़ी काबिशें कोशिशें कर रहे हैं, मगर नागुज़िर वजूहात की बुनियाद के ऊपर इस चीज़ के ऊपर जो है बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। सर, मसाइल बहुत सारे हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, मगर वक्त की कमी की वजह और आपकी मसरूफियत की वजह से अब मैं अपनी बात को बहुत मुख्तसर करता हूँ। सिर्फ एक और मेरा छोटा सा मुतालबा है। 203 एक के नाम से एक हुकूमत वक्त ने एक हम पर ऑर्डिनेंस के ज़रिए ताजिरों के ऊपर इनकम टैक्स के हवाले से ये शिक डाली गई है कि किसी को भी शक की बुनियाद पर गिरफ़्तार किया जाएगा, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान के ताजिर सरापा एहतजाज कर रहे हैं। और अभी उन्होंने कोई फेडरेशन के अंदर भी इस सिलसिले में मीटिंग रखी है। तो हमारी मुतालबा है कि उसको फौरी तौर पर ख़त्म कराया जाए, जो मैं समझता हूँ अपने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अपनी ज़ाती काविशों से वज़ीर-ए-आज़म से मिलकर इसको ख़त्म करा सकते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। एक दफ़ा फिर तमाम हाज़रीन का, ख़ास तौर से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, तमाम MPA MNA हज़रात, ज़फ़र सिद्दीकी साहब का,
और तमाम मीडिया के दोस्तों का, मेरे चैम्बर के दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो वक्त निकाल कर तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मोहतरम जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, कश्मीर पाकिस्तान MP, आपके साथ आए हुए तमाम काबिल एहतराम हमारे मेहमान, आप सबको सर वार्मली वेलकम करते हैं हमारे इस चैम्बर में। यहाँ पे मैं ये बताते हुए फख्र फील कर रहा हूँ कि एक बार फिर हैदराबाद के ताजिर हौसला होगा जब आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। जिस तरह हमेशा MP पाकिस्तान खासकर पूरे सिंध के लिए खड़ी होती है, इसी तरह से स्पेशल आज भी आप यहाँ हैं तो यकीनन हैदराबाद के ताजिरों को बहुत ज़्यादा हौसला मिला होगा। सर यहाँ पे मैं फखर से ये भी कह सकता हूँ कि वो जो आपकी स्पीच थी, जो सेनेट के इलेक्शन के बाद जो आपने वहाँ असेंबली में खड़े होकर की थी, आप यकीन करें वो ऐसी स्पीच थी कि शायद मुझे कोई दूसरी स्पीच इतनी अच्छी ना लगी। हैदराबाद के ताजों ने बड़ा अप्रिशिएट किया और मैंने जफर भाई को मुबारकबाद भी पेश की थी आपके प्यार पे। जिस तरह हमारे हैदराबाद के जितने भी MP MNA हैं हमेशा हैदराबाद के लिए लड़ते रहते हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने तो काफ़ी बातें आपको बता दी हैं, लेकिन एक दो मेन चीज़ें हैं जिसकी तरफ मैं सर हाईलाइट करवाना चाहूँगा, जिसमें मैं शुक्रिया करता हूँ MP पाकिस्तान का, जिन्होंने साबित कायम खानी साहब के वजह से हमारा हैदराबाद का ड्राई पोर्ट आज तक बचा हुआ है। ये सारी काविशें कोशिशें MP पाकिस्तान और साबित कायम खानी को जाती हैं कि आज तक वो चीज़ हमारी बची हुई है, वरना नामालूम अफराद को उसको सर ख़त्म करने जा रहे थे। तो ये भी कोशिश आपकी है, तो ये भी अप्रिशिएट आपको किया जाता है। इसी तरह से अगर असेंबली की बात हो, सिंध असेंबली, तो वहाँ भी हमारे शेर हैदराबाद के आपके जो MP MNA साहब हैं, नदीम सिद्दीकी साहब जो हैं, खड़े होकर उन्होंने हमारी हैदराबाद साइड 2 जो फेस है सर, जो आज तक हमें न मिल सका, उसके लिए खड़े होकर वहाँ आवाज़ उठाई और हमारे हैदराबाद वालों के लिए बहुत बड़ी बात है सर। यकीनन हैदराबाद के साथ जुल्म किया जा रहा है, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को तबाह किया जा रहा है। दानिस्ता यहाँ पर प्राइवेट जो है इंडस्ट्रीज़ लैंड बन रही है जो कि गवर्नमेंट का काम है, जो नहीं हो रहा है। प्राइवेट जो लैंड यहाँ पे जारी है सर, वो इतनी कीमत उनकी बढ़ चुकी है कि वहाँ पे कोई भी छोटी इंडस्ट्रीज नहीं लगेगी। हमें ये लगता है कि शायद हैदराबाद की इंडस्ट्रीज ये यहाँ से वाइंड अप करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपके नज़र में ये बात ज़रूर रहे, वैसे यकीनन आपके नज़र में होगी। इस तरह की जो हैदराबाद के साथ जुल्म किया जा रहा है, इस पर भरपूर आवाज़ आपकी तरफ से उठाई जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर शुक्रिया सर। एक बात कहना मैं भूल गया, जो फ़ख्र हैदराबाद साबिर हुसैन कायम खानी साहब ने जो 70 साल मुतालबा हमारा हैदराबाद का था एक यूनिवर्सिटी का कायम का, इसके लिए मैं तमाम दोस्तों से भरपूर क्लेपिंग की कहूँगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने और ख़ास तौर से साबिर कायम खानी साहब ने और सलाउद्दीन भाई ने जिस अंदाज में केस लड़ा, और वो उसके लिए मेरा ख्याल बजट भी मखसूस हो गया है, इसके लिए बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो बगैर किसी इंतज़ार के हमारे आज के चीफ गेस्ट कन्वीनर MP पाकिस्तान, मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री की अहदेदारान, ताजिर बरादरी, कैमरामैन, साफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इनायत, बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई है कि आपने यहाँ बुलाया है। मैं इस वक्त ना सिर्फ अपने शहर बल्कि अपने मोहल्ले में बैठा था। जहाँ तक ताल्लुक़ है जो आपने मसाइल बताए हैं, ये शहर किसी वक्त पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर था और हर आने वाले मर्दमशुमारी में इसका नंबर नीचे होता जा रहा है। आप खुद बताइए, एक रियासत जो अपने आप को गिनने के काबिल भी नहीं, जो मर्दमशुमारी ना कर सके, वो मर्दम शनासी कैसे कर सकेगी?
और मामला ये है कि हैदराबाद का ये फ़ख्र रहा है कि ये अपोजिशन का सबसे बड़ा गढ़ रहा है। कराची अपोजिशन का सबसे बड़ा शहर और हैदराबाद अपोजिशन का सबसे बड़ा गढ़ रहा है। हैदराबाद और कराची हुकूमत में रहते हुए भी अपोजिशन का लहजा रखते हैं और वजह यही है। जमहूरियत क्या है? जमहूरियत का मकसद ये है कि जिसके पास जहाँ पर जितना मैंडेट हो उतना ही इख्तियार भी हो। तो अभी आपने जो गुफ्तगू की है कि आपने जिनको मैंडेट दिया था वो आपको अवेलेबल है, जिनको आपने मैंडेट दिया था वो जिनको ऐवानों में भेजा था, जिनको कौमी असम्बली में भेजा था, जिनको सूबाई असम्बली में भेजा था, वो जाके बात कर रहे हैं, आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, आपका मसला बयान कर रहे हैं और आपका मसला 70 साल से हल नहीं हो रहा है। शायद सुकरात ने कहा था कि आपकी शनाख्त आपका मुकद्दर होती है और शनाख्त वही होती है जिसको दूसरा तस्लीम करे और शनाख्त ही आपके हुकूक का फैसला करती है। आपकी शनाख्त आपकी तारीख़ी पस मंज़र को, आपके नफ्सियाती रद्द-ए-अमल को भी का भी इजहार होती है। इस शहर ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, सिर्फ इन 30-35 सालों में नहीं कि जब आपने अपना मैंडेट अपनी शनाख्त को देना शुरू किया है। उससे पहले आप अपना मैंडेट अपने नज़रियात को देते थे। हैदराबाद समेत सिंध के 26 शहरों में 21 शहर हिंदू मेजॉरिटी शहर थे, जो कि तकसीम के वक्त यहाँ से हिजरत कर गए, मतरूक कर गए, छोड़ गए। किसी ने मेरे लफ्ज़ मतरूका सिंध में बड़ा एहतजाज किया है। हमने तर्क नहीं किया, कोई तर्क करके गया है तो मतरूक हुआ है। हमने हिंदुस्तान को तर्क किया है, उसको मतरूका बनाया है। यहाँ सिंध का कोई हिस्सा या पाकिस्तान का कोई हिस्सा अगर मतरूका है, यहाँ से जाने वालों ने किया है, वो छोड़ के गए हैं, वो तारिकीन वतन होके गए हैं। यहाँ पर सिंध के शहरी इलाकों में, कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह, सक्खर में इसी ख़ास इंतज़ाम की वजह से वो लोग आके आबाद हो गए जो अपनी इलाकाई शनाख्तों को सरहद के उस पार छोड़ के आ गए थे। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात तल्ख़ बातों के बग़ैर मसला हल होता नहीं। मीठी बात भी जहर होती है। हज़रत अली का कौल है कि हर मीठी चीज़ जहर शहद के अलावा, और जहर के अलावा हर कड़वी चीज़ तिर्याक होती है। तो मुझे थोड़ी सी इजाज़त दीजिए, शायद हमारे मसाइल के हल में ये आसानी हो, क्योंकि ये मसला ये है कि टैक्स देने के बावजूद, अपने फ़राइज़ पूरा करने के बावजूद ये मसले क्यों हैं हैदराबाद में? ये भी आप लोग निकालें कि हैदराबाद इस वक्त आबादी के लिहाज से किस दर्जे में है और टैक्स के लिहाज से किस दर्जे में। कराची
1,60,00,000 की आबादी गिनी गई, 3.5 करोड़ की आबादी का टैक्स लेते हैं पाकिस्तान। गंदम वहाँ पे 3.5 करोड़ लोगों के लिए इस्तेमाल होती है। पानी की शॉर्टेज जो है वो बताती है कि शहर को तकरीबन 3.5 करोड़ लोगों के लिए पानी चाहिए। कब्रिस्तान उसी हिसाब से भर रहे हैं जो 3 करोड़ की आबादी के किसी शहर के लिए ज़रूरी होता है। निकासी आब से भी ये साबित होता है कि वो शहर कराची 3 करोड़ का है। हैदराबाद की भी जो आबादी दिखाई गई है वो उससे कई गुना कम है, जो कि दरअसल इस शहर की आबादी है। तो दुनिया में एक आलमी जुर्म कहलाता है डिसफ्रेंचाइज कर देना किसी कौम को। ग़स्ब हुकूक, सल्ब इख्तियार, और ये भी आलमी जुर्म है किसी गैर फितरी तरीके से कहीं पर आबादी के रेशो को तब्दील करने की कोशिश की जाए। पूरी दुनिया में अर्बनाइजेशन हो रही है, शहरों की डेमोग्राफी कुदरती तरीके से तब्दील भी होती रहती है और वो काबिल कबूल भी होती है। दुनिया भर में सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन वो होता है जो टैक्स देता है। अमेरिका में सबसे बड़ा मुजरिम वो है जो टैक्स चुराता है। बाज़ जगहों पे उनकी किताबों में टैक्स की चोरी को मुल्क से दुश्मनी की सबसे बड़ी अलामत बताया गया है। तो मैं आज एक ऐसी जगह पे बैठा हूँ जो अपनी बुलवतनी से शक व शुबे से बालातर है, जो 70 साल से जो कमा रहे हैं उसका जायज़ टैक्स इस मुल्क में दे रहे हैं। हिसाब लेने का हक जो यहाँ बैठे हैं उनको है, उनको नहीं है जो टैक्स नहीं देते। आप में से कोई बताएगा कि सिंध के टैक्स का, सिंध के रेवेन्यू का, सिंध के शहरी इलाके कितना फीसद देते हैं? ये सवाल गद्दारी है, ये सवाल जुर्म है। तो जनाब आली, आपका मसला उससे ज़्यादा गंभीर है जो सिर्फ बैलेट बॉक्स में बैलेट पेपर डालने से हल नहीं होगा। मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि 1990 को जो इंतखाब हुआ था, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कराची, हैदराबाद, मीरपुर, नवाब शाह, सखर, यानी जितनी बड़ी जमात थी और जितना बड़ा उसका दायरा कार था, उसमें जो कुछ MQM की साइज़ की जमात मैंडेट मैक्सिमम ले सकती थी 1990 को उसके पास था। 1990 से पहले एक ही बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, 2 ही शहरों से लड़े थे, दोनों से बला मुकाबला MQM के MNAs MPs थे। तो 18 जून 1992 की रात को, क्यों 19 जून को जब खून पड़ा और मारा गया, तो 18 जून 1992 की रात तक सियासी जद्दोजहद में जो कामयाबी मिल सकती थी उस वक्त की MQM को, उस साइज की MQM को, वो उसके पास थी। साफ़ी हज़रात भी मौजूद है। आप सबको पता है कराची, हैदराबाद, एक ये गुफ्तगू भी है ना, और दुनिया भर में कराची, हैदराबाद के लोगों से मुलाकातों में ये बात पता लगती है, बताई जाती है, शिकायत मिलती है। वो MQM से पहले के पुरअमन कराची, पुरअमन हैदराबाद का बड़ा जिक्र कर रहा होता। और मैंने गुफ्तगू यहाँ से शुरू की थी कि यहाँ पर
गालिब अक्सरियत उन लोगों की है कि जिनके आबा और अजदाद जब पाकिस्तान आए तो अपनी इलाकाई शनाख्तों को वहीं छोड़ के आ गए थे, जो कि बड़ी अहम होती हैं। अगर आपको अमेरिका के एयरपोर्ट पे पूछे आप कौन है, आप बोल दिया मैं मुसलमान हूँ, बात बन जाएगी? आपसे पाकिस्तानी होने का सबूत मांगा जाएगा। पाकिस्तान में आपके घर पर अगर सेंसस वाले आए, मर्दमशुमारी वाले, आपसे पूछे आप कौन है तो आप बोले पाकिस्तानी, तो क्या बात बन जाएगी? वो लिखेंगे इसमें ज़बान के कॉलम में क्या लिखा है आपने, कौम के कॉलम में कौम, पाकिस्तानी कौम काफ़ी नहीं है, इसका मकसद है। पाकिस्तानी को गिनना है ना, लेकिन उसमें मर्दमशुमारी के कॉलम में किसी और कौम के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपके आबा अजदाद अपने इलाकाई शनाख्तों को कहीं से भी आए हों, गुजरात से आए हों, राजस्थान से आए हों, यूपी से आए हों, सीपी से आए हों, वहीं छोड़ आए थे। अब इनके बाद 2 ही शनाख्तें बनी। कुछ लोग कहते हैं ये मसनूई शनाख्तें हैं, हम समझते बड़ी अहम शनाख्तें। 2 ही शनाख्तें बची थी, एक इस्लाम और एक इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया पाकिस्तान। आप सोच रहे होंगे चैम्बर में ये बातें क्यों कर रहा हूँ, मसला इन्हीं रास्तों से निकलेगा। हो सकता है कि बैलेट से ज़्यादा वाली जद्दोजहद के लिए निकलना पड़े। मैंने कई बार कहा है वोट फैसला नहीं करता तो फिर रोड फैसला करती है, और जब हुब्बुल वतनी के तमाम तकाजे आप भी पूरे कर रहे हैं और मैं भी पूरा कर रहा हूं तो फिर हक बनता है। ऐवानों में आपसे वादा है और इरादा है कि आपका मुकदमा लड़ना है और ज़ोर से भी लड़ेंगे। हुज्जत भी तमाम करनी होती है, हुकूमतों को मोहलत भी देनी होती है काम करने की। और ये भी इजाज़त दीजिए कि इस दफ़ा जो भी बजट मिला है सिंध के शहरी इलाकों, वो मुशर्रफ साहब के बाद इस 11 साल का सबसे बेहतर बजट है। बेहतर ज़रूर है लेकिन बहुत नाकाफ़ी है, यहाँ की ज़रूरत के लिहाज से भी और यहाँ के दिए गए टैक्स के लिहाज से। तो जनाब, क्योंकि हमारे अजदाद अपनी इलाकाई शनाख्तों को वहाँ छोड़ आए थे, हमारे पास 2 ही शनाख्तें थी। MQM बनी है 18 मार्च 1984 को, 84। उस वक्त इन 2 शनाख्तों, इस्लाम और पाकिस्तान की शनाख्त पर सियासत करने वाली जमातों की तादाद 100 के करीब तो होगी। हमारी दिल की तसल्ली के सारे सामान थे ना, जमात इस्लामी भी थी, नूरानी साहब भी थे, मुफ्ती साहब भी थे, थानवी साहब भी थे। हर तरह के ब्रांड के इस्लाम, हर तरह के फ़िक्रे, फ़िक़ा, मसलक, सलूक, हर रंग की टोपी और पगड़ी के लिए की तस्कीन के लिए कोई ना कोई एक मजहबी सियासी जमात थी या नहीं थी। और अगर किसी की पाकिस्तानियत मजबूत थी तो मुस्लिम लीग भी मौजूद थी। पाकिस्तान बनाने वाली मुस्लिम लीग, वो भी अलिफ से लेके ये तक, जो आपको पसंद आए। अगर MQM से पहले सिंध के शहरी इलाकों में दूध और शहद की नहरें बह रही थी और शेर और बकरी एक ही तालाब में पानी पी रहे थे, इतना इंसाफ था, तो ये कमबख्त MQM कहाँ से आ गई? क्यों आना पड़ा इस शनाख्त पर और इस शनाख्त को मैंडेट देने पर, इस शनाख्त के साथ जुड़ने पर? क्यों? हकीकतों को झुटलाने से हकीकतें झुटलाई नहीं जा सकती, वो बहुत बदला लेने पर खड़ी हो जाती है। MQM लिसानी जमात, आप में से कोई बताएगा बड़े फ़िक्र के साथ कि पाकिस्तान की कौन सी सियासी जमात है जो लिसानी नहीं है? अपनी बुनियाद के लिहाज से, अपनी आवाज़ और लहजे के लिहाज से जब मुश्किल पड़ता है तो लाहौर और लाड़काना के वज़ीर आज़म का तस्करा शुरू हो जाता है। कोई सिंध कार्ड तो कोई जाग पंजाबी जाग के नारे भी लगाता है। अगर आपको लगता है आप 30-35 साल से
आपने किसी एक जमात को देकर पाकिस्तान में लिसानियत को फ़रोग दिया है, तो आपने अपने ये जुर्म अपने सर पे गलत लिया हुआ है। कोई ऐसे हालात थे जिसकी वजह से दिया है आपने, वरना वो लोग 1984 से पहले वो लोग जिनकी सियासी उम्रें उस वक्त के एमक्यूएम के लीडरों की तबई उम्रों से ज़्यादा थी, अगर हालात बहुत अच्छे होते तो उनको छोड़ के गली मोहल्ले के लड़कों को, जिनको मोहल्ले और गली में कोई जानता नहीं था, आप क्यों वोट डालते? हमारी नफ्सियात भी शायद हमारे लिए रुकावट बनती है। हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कम मुसलमान नहीं। हम पाकिस्तानी हैं और ये बड़े यकीन से कह सकते हैं कि सबसे बेहतर पाकिस्तानी है अगर टैक्स दे रहे हैं, तो हमें इसमें अल्फाज को दबाने और चबाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तीसरी सीढ़ी है, वो भी किसी की शनाख्त से कम नहीं है। शनाख्त एक सुन्नत से जुड़ी हुई है, एक कुर्बानी और इबादत से जुड़ी हुई है। तो आप अपने ऊपर फ़ख्र करेंगे तो पाकिस्तान को अपने ऊपर फ़ख्र हो कि आप जैसे लोग पाकिस्तान में हैं, जो टैक्स भी देते हैं, जो अपने हुकूक की बात कम अपने फ़राइज़ को ज़्यादा याद रखते हैं। जहाँ तक बिजली का ताल्लुक़ है, मुल्क में बिजली की कमी नहीं है, मुल्क में इंसाफ की कमी है। तवानाई कम नहीं है, तकसीम का मामला है, करप्शन का मामला है। तो मैं आपसे ख़ास तौर पे दरख्वास्त करूँगा कि जो भी आपके मुतालबे हैं उनको अलग अलग कागज़ों पे लिख कर और बाकायदा लिख कर वज़ीर आज़म के नाम पर अलग, बल्कि वज़ीर आज़म के नाम पे लिखिए, मैं ख़ुद लेके जाऊँगा। और हो सकेगा तो वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूँगा कि मुताल्लिका जो आपके मसाइल हैं उसके मुताल्लिका वज़ारतों को भी बुलाया जाए। लेकिन जनाब आली, मैंने इब्तिदा में कहा था कि जमहूरियत का मतलब ये होता है कि जिसके पास जहाँ पर जितना मैंडेट हो उतना इख्तियार भी हो, और इख्तियार बाज़ाक़ात मुतालबों से नहीं, एहतिजाज से नहीं, मज़ाहमत से मिलता है। चुराया आपका मैंडेट जा रहा है, रद्द आपकी बात की जा रही है, घिना आपको नहीं जा रहा है। हम आपका चेहरा है, आप हमारा बाजू बने। हम आपकी आवाज़ हर जगह लेके जाएंगे, लेकिन मुश्किल वक्त में पड़ा, और ये शहर बजा तौर पर इस पे हमें फ़ख्र है कि मुश्किल वक्त में ये हमेशा खड़ा रहा है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए हमेशा खड़ा रहा है। हैदराबाद ने तो निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक के नाम पे जो धोखा दिया, उसमें भी अपना सबसे बड़ा हिस्सा डाला है। जब भी जमहूरियत के लिए तहरीकें चली हैं, हैदराबाद हरावल दस्ता साबित हुआ है, कई बड़े शहरों से ज़्यादा अपना हक अदा किया है। तब्दीली आपकी ताकत से नहीं, आपके हौसले से आती रही है। और जहाँ तक एमक्यूएम का ताल्लुक़ है, जो कुछ एमक्यूएम के साथ हुआ है, किसी और सियासी जमात के साथ होता तो कोई नाम लेवा भी ना होता। और आपके ज़रिए बता दूँ, एमक्यूएम तकसीम नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान की सियासत और दुनिया की सियासत को बहुत सारे नए इस्तिलाहात दे चुकी है। अब लीडरों की तकसीम होने से ये तहरीक तकसीम नहीं हो सकती है, और कोई ओरिजिनल तकसीम होती, फितरी तकसीम होती तो काबिल कबूल होती। सब गैर फितरी और मसनूई तरीक़े। मैंडेट तकसीम नहीं हुआ
तो तहरीक कैसे तकसीम हो सकती? कारकुन तकसीम नहीं हुआ तो तहरीक कैसे तकसीम हो सकती? आप जिस दिन, मुझे यकीन है कि वो लोग जो ना अंग्रेज़ से डरे ना हिंदू से डरे, वो हमसे क्यों डरेंगे? आप के बारे में, हैदराबाद और कराची के बारे में ये तासुर देने की कोशिश की जाती रही कि ताकत की बुनियाद पे ये मैंडेट लिया जाता है। तो एक ऐसे वक्त में भी जब गली गली बाढ़ और मोहल्ला मोहल्ला हिसार था, शुक्रिया कि आपने हमें मैंडेट दिया, और बहुत बड़ा कर्ज और फ़र्ज़ है हम पे, आपने हमें अपना फ़र्ज़ याद दिलाने यहाँ बुलाया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो बहरहाल मेरा ख़्याल है मेरी इससे ज़्यादा गुफ्तगू जो कहीं ऐसा ले जाए कि मुश्किल हो जाए बोलने वाले को भी और बैठने वाले को भी। हक़ाइक़ बहुत तल्ख़ है और उस तलख़ी से निमटना और नबर्द आज़मा होना अब वक्त की ज़रूरत है। तो अब आपके मैंडेट को हक़ मिले, आपके मैंडेट को इज़्ज़त और ताज़ीम मिले, इसके लिए बैलेट बॉक्स से ज़्यादा आगे बढ़ के आउट ऑफ द बॉक्स जाना ज़रूरी है। तो उसके लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आमद का। और हमने, जैसे कि मैंने कहा कि आपने 30-35 सालों से हमें अपना पाबंद और ग़ुलाम बनाया हुआ है। आपने हमें मैंडेट दिया, हम अब हमारे फ़राइज़ हैं कि आपकी बात को पहुँचाएँ भी, आपकी बात के लिए लड़े भी। और ये भी आप गौर कर लीजिए, इस 30-35 समेत सिंध के शहरी इलाकों के पास जितना भी और जैसा भी है, उन्हीं अदवार में मिला है जब MQM के साथ मैंडेट के साथ साथ इख्तियार भी था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का फैसला किया गया है, इस हवाले से MQM क्या समझती है, ये फैसला कैसा है? कहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर? कराची एडमिनिस्ट्रेटर कराची अभी मेरा ख्याल है इस तरह की किसी भी इक़दाम से दुबई की रियल एस्टेट की कीमत तो बढ़ सकती है, कराची में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। कोई सवाल करेगा, ताजरों समेत सबको सवाल करना चाहिए जो टैक्स देते थे, कि इस 11 साल में सिंध के शहरी इलाकों ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत को $60 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा किया है। ये रेवेन्यू उतना ही है जितना कि वो ख्वाब, वो वादा, वो इरादा जो CPEC का है कि वो 20 साल में $60 अरब इस मुल्क में लगाएगा। आप 11 साल में दे चुके हैं। कोई मेगा प्रोजेक्ट पूरे सिंध में, कोई मेगा प्रोजेक्ट इस 11 साल में लगाया गया है जो खर्च हो जाए ये $60 बिलियन। अगर ऐसे 4 दिहाइयाँ मिल जाएं हमें, तो हम हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान के तमाम कर्जे उतार देंगे। $240 बिलियन का ही है ना, 60 तो हम दे चुके हैं। तो जनाब मेरा ख्याल है जवाब आ गया। मेरा ये सवाल है, कराची और हैदराबाद में मैंडेट लिया शिकायतें बढ़ती, गुज़िश्ता हुकूमत में तो नहीं थे, नवाज शरीफ के साथ नहीं था। इस हुकूमत में तो है हमारा, ठीक है ना। तो 3.5 साल 3 साल गुजर गए, शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। क्या हुआ? हुकूमत से सेटिंग नहीं हो रही, मसाइल आपके हल नहीं हो रहे। ट्रांसफार्मर MQM का कोई बंदा यहाँ पर तब्दील नहीं करवा सकता शहर में। आए रोज सबसे बड़ा, ये लिटरली मेरा मकसद, आप इसको कुछ भी समझे, मैं शहर की नुमाइंदगी के तौर पर आपको बात करूँ, कोई छोटे से छोटा मसला मकसद यहाँ के नुमाइंदे हल नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये तो क्या वजह है कि आप लोग इतने इस कमजोर पड़ गए? इस शहर को 70 साल से एक यूनिवर्सिटी नहीं मिली थी। दीर में, बोनियर में है, ठीक है, सिंध के बाकी छोटे छोटे शहरों में है। तो वो भी प्राइवेट इदारे से मिली ना, प्राइवेट इदारे से मिली है, बैरिया टाउन ने गिफ्ट की। तो वो तो नहीं है ना भाई, साफ़ी हो जी। तो कुछ क्यों पता क्यों नहीं है? बताएंगे सर, सबसे क्या पता है? ये फेडरल गवर्नमेंट की बन रही है, उससे क्या ताल्लुक है? बनाया स्ट्रक्चर किसने बनाया? उसका स्ट्रक्चर मिल रहा है क्या? वही मिल रहा है ना। नहीं मिल रहा, सही। चले ठीक है सर, आप जवाब। और स्ट्रक्चर से काम चलता है? स्ट्रक्चर तो हैदराबाद में बहुत सारे हैं जिसमें बन जाती है। यहाँ के तो वज़ीर तालीम ने बोला था कि मेरी लाश पे बनेगी यूनिवर्सिटी, उनकी ज़िंदगी में बना के दिखा दी, ठीक है।
और जहाँ तक ट्रांसफार्मर का बुनियादी मसलों का हल है, जो शहर पानी पीने का टैक्स अदा कर रहा हो उसको पानी मिलना चाहिए। पानी क्या मेयर दिलाएगा? मेयर को दिलाना चाहिए। लेकिन अब ये पानी का कराची में कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, मेयर को गाली देते रहे हम 4 साल तक, जिम्मेदारी थी वज़ीर आला की, ठीक है। और हैदराबाद और कराची को 11 साल बाद सबसे बेहतर बजट मिला है। इंशाल्लाह अगले साल इससे बेहतर बनेगा। और MQM आ गई, अभी वज़ीर आला नहीं आया हैदराबाद MQM का, अक्सरियत होने के बावजूद नहीं आया है। पंजाब में ये तखसीस नहीं है कि सेंट्रल पंजाब का तो बनेगा वज़ीर आला, जुनूबी पंजाब का नहीं बनेगा, बनते रहे हैं। KPK में ये पाबंदी नहीं है कि पख्तून बेल्ट का बनेगा या हज़ारा बेल्ट का बनेगा, दोनों के बनते रहे। ज़्यादातर बने हज़ारा बेल्ट के जो ज़्यादा कम अक्सरियत के साथ है। सिर्फ ये मामला सिंध में है और ये नहीं रहने देंगे। ये वो बदनसीब मुल्क है जिसमें जब जमहूरियत आती है तो बुनियादी जमहूरियत ख़त्म हो जाती है। और कैसा अलमिया है कि जब जब आमरीत होती है यहाँ पे बुनियादी जमहूरियत हो जाती है, और जमहूरियत बुनियादी जमहूरियत पर ही खड़ी हो सकती है। तो पिछली दफ़ा भी अदालतें पीछे पड़ गई थी तो कराना पड़ गया, और वो भी ऐसा बल्दियाती निज़ाम सिंध में बना जो आइन की तौहीन था। आइन के आर्टिकल 140 से बराह रास्त मुतसादिम था। जनाब, जो लोग तारीख़ ये बताती है कि जो लोग आम इंतखाबात में असरअंदाज होते हैं उनको बल्दियाती इंतखाबात से उमूमन दिलचस्पी नहीं होती, तो थोड़ी सी तसल्ली है। बहुत बहुत शुक्रिया। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं गुजारिश करूंगा हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अल्ताफ अहमद साहब से कि वो वोट ऑफ मोहतरम जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी